नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत समय से विद्यार्थियों की ये डिमांड थी कि मैम आप हमारे लिए मंथली करंट अफेयर लेकर आइए, और उसी के चलते इस बार हम आपके लिए जून महीने का करंट अफेयर लेकर आए हैं, है ना। इस पूरे एक लेक्चर में हम आपको पूरे जून महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आपको करवाने वाले हैं। हमने कोशिश की है कि हम सबसे सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ ही इसमें डालें जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपका समय बहुत कम लगे, ताकि आप तुरंत इसको रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि समय बहुत कीमती है और एक विद्यार्थी, इस समय की कीमत एक विद्यार्थी से ज़्यादा कौन जान सकता है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में खीचन और मैनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है, और ये स्थल कहाँ पर स्थित है? रामसर स्थलों की बात हो रही है ना। आपको बताना है सही उत्तर। और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश, और इसका सही उत्तर है राजस्थान, है ना। राजस्थान में है ये दोनों स्थल, रामसर स्थल है। रामसर स्थल का मतलब आप सुनते से ही समझ गए होंगे, ये आर्द्र भूमि की बात हो रही है ना। अब अगर हम रामसर की बात करते हैं तो कुछ और प्रश्न हमारे दिमाग में अपने आप आ जाते हैं कि रामसर है क्या, कब स्थापना, कब इसका सम्मेलन हुआ, इसके तहत कितने, भारत में कितने स्थल हैं, है ना। और अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो 360 से अगर हम हल कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही बन जाते हैं, है ना। तो देखिए इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो रामसर स्थल है उसकी सबसे पहले जो है सम्मेलन 1971 में हुआ था, ईरान में हुआ था, आपको पता होगा। और अभी भारत में कुल 91 स्थल हो चुके हैं, इन दो को और शामिल करके, है ना। तो हाल ही में राजस्थान के ये दोनों स्थल थे और कुल इसमें रामसर साइट में अब संख्या कितनी हो चुकी है? 91 हो चुकी है ना। 4 वेटलैंड को और शामिल कर लिया गया। कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगला है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? और किसने जीता है? तो ये जीता है ओपल सुचाता चुआंगशी ने जीता है। ठीक है, ये देखिए। अगला है, अब देखिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आप जान लीजिए। सबसे पहले तो यही जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आयोजन हुआ कहाँ पे था, और ये हुआ था हमारे प्यारे भारत में। ठीक है, इस बार भारत में हुआ था और भारत के तेलंगाना में हुआ था, हैदराबाद में, है ना। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, ये जो है इन्होंने ये जीता है और ये कहाँ से है? तो ये थाईलैंड से थी। ठीक, थाईलैंड से इन्होंने जीता है, नहीं सॉरी हराया। ठीक है, ये थाईलैंड से थी। ठीक, सही है, थाईलैंड से ये थी और इन्होंने ये खिताब जीता है। चलिए अगला प्रश्न है, इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? ठीक, तो इसकी जो थीम है वो आपको बतानी है। प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य, हरित ऊर्जा को अपनाना, या फिर जल संरक्षण का महत्व। और जो सही जवाब है वो है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना, है ना। चलिए ये इसका सही जवाब है। और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये कुछ ऐसी तारीखें हैं जो हर विद्यार्थी को इस तरीके से याद होनी चाहिए कि अगर कोई नींद में भी उठाकर उससे पूछे तो उसे पता होना चाहिए, है ना। ये सबको पता होगी मेरे ख्याल से, है ना। चलिए, तो इसी थीम हमने देख ली। और सबसे पहले ये जो पर्यावरण की शुरुआत है पर्यावरण दिवस की, कब से की गई थी? 1972 से की गई थी, क्योंकि 1972 को 5 जून को स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था पर्यावरण के प्रति सजगता फैलाने के लिए, है ना, जागरूकता फैलाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI जिसको शॉर्ट में कहते हैं, में भारत की रैंक क्या है ना। और क्या रैंक है भारत की? भारत की इसमें 10वीं रैंक है। ठीक, और देखिए अगर हम बात करें, CPBI जो होता है एक इंटरनेशनल रिपोर्ट होती है ये, और ये रिपोर्ट क्यों जारी की जाती है भाई? ये विभिन्न देशों के बीच में एक इंडेक्स सूची तैयार की जाती है और इसमें तुलना की जाती है कि कौन सा देश पर्यावरण जो जागरूकता है, पर्यावरण क्लाइमेट चेंज के प्रति सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे रहा है और किस स्तर पर दे रहा है ना। जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही ये सूची जारी की जाती है ना। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रैंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत की, है ना, 10वीं है। देखिए पिछली बार जो रैंक थी वो कितनी थी? 7वीं रैंक थी भारत की, और इस बार 10वें रैंक पर भारत आ गया। मतलब पायदान में थोड़ा सा भारत जो है वो नीचे खसका है ना। और इसको, ये जो रैंक, ये जो इंडेक्स है वो 3 संगठन मिलकर इसको रिलीज़ करते हैं। कौन कौन से संगठन हैं? एक तो जर्मन वॉच है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, और तीसरा है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये तीनों मिलकर, हालांकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है रैंक और ये फुल फॉर्म। कितनी बार जो है ये CCPI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, है ना। तो ये आप याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, है ना, हो चुका है ये, तो कहाँ पे किया गया, ये किया गया कनाडा में। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G7 जो है बीते दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में था। उन्होंने भारत को जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मुख्य अतिथि के रूप में भी उन्होंने बुलाया। बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि भारत शामिल होगा या नहीं होगा। एक जो है कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था कि भाई भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत में सबसे ज़्यादा आबादी है विश्व की, तो वो एक बहुत ही उभरता हुआ देश है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ये स्टेटमेंट थे उनके, है ना। तो इसके चलते जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे शामिल भी हुए थे। ठीक, तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया। इसका किया गया कनाडा में। और ये पिछली बार जो इसका आयोजन स्थल था वो क्या था, इटली था, और 51वीं बैठक थी ये इस बार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि कौन से नंबर की थी, 51वीं थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन की पहली महिला सचिव के रूप में हाल ही में किसे चुना गया। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि पहली और ऊपर से कौन, महिला, है ना। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि एग्जामिनर के बहुत ही पसंदीदा होते हैं, है ना। तो अगर ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो आप उन्हें अलग से लिख लिया कीजिए, जहन में बिठा लिया कीजिए, स्टिकी नोट्स में चिपका लिया कीजिए, है ना। तो किसे शामिल किया गया है, किसे चुना गया है ना, किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है शेखा नासिर अल नोवेस को, है ना, ये इनका नाम है। ये है इनकी तस्वीर जो आप देख सकते हैं, और फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल के रूप में चुना गया है। ये यूएई की बिजनेसमैन है ना, ये भी आप अगर चाहें तो याद रख सकते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है अन्ना लेना बेयर बॉल को। ठीक, इन्हें चुना गया और ये भी महिला है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले, मतलब ये जो जिनका चयन हुआ है ये 5वीं महिला है। इससे पहले 4 महिलाओं और चयनित हुई है, 4 महिलाएं और चुनी गई है, जिसमें से एक भारतीय भी थी, है ना, और उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, अगर आपने नाम सुना हो तो, है ना। चलिए आप अगर आपको याद हो तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि ये किन की बहन थी, है ना, किन हमारे किस भारतीय लीडर से इनका संबंध था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया, तो ये किया गया दुशांबे तजाकिस्तान में। ठीक, अभी देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला है, पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन है। हमारे जो हिमनद हैं वो बहुत तेज़ी से गलते जा रहे हैं, हमने देखा बहुत तेज़ी से पिघलते जा रहे हैं, और उनको संरक्षित करने के लिए ये पहला सम्मेलन आयोजित किया गया, और वो भी कहाँ पे, तजाकिस्तान में, है ना, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, और क्या रैंक है भारत की, भारत की इसमें रैंक है 115। ठीक, अब ये जो है इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, और इसमें कुल कितने 163 देशों को शामिल किया गया है इसमें, है ना, रैंक किया गया है इसमें, और जिसमें से भारत की 115वीं रैंक लगी है, और शीर्ष पर कौन है, आइसलैंड है। देखिए हम जितनी भी सूचकांक देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो अच्छी रैंकिंग में होते हैं वो स्कैंडिनेवियन देश होते हैं ना, तो इस बार भी ऐसे ही हुआ है कि यही शामिल है ना। आइसलैंड लगातार 2008 से दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, देखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, बहुत ही ज़्यादा चर्चित प्रश्न। राकेश शर्मा जी के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, और वो बने हैं शुभांशु शुक्ला। एक ऐसी तस्वीर जो बीते दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, हर जगह बस इन्हीं की तस्वीर थी। तो ऐसा देखिए 1984 के बाद ऐसा हो रहा है कि हमारा कोई भारतीय व्यक्ति जो है वो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए, और ये दूसरे व्यक्ति बन गए। पहले राकेश शर्मा गए थे, है ना। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होता है ना। और यहाँ पर जो है जितने भी अंतरिक्ष की जो भी अनुसंधान कार्य किए जाते हैं उसके लिए यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है।
है ना। तो उसमें ये इस बार ये भी गए और इनके जाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारा जो आने वाला जो मिशन है गगनयान, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा कारगर होगा, है ना। तो इस उद्देश्य से ये गए हैं। और ये जो मिशन है इसका नाम है एक्सियोम 4 मिशन, ठीक है। ये लॉन्च किया गया, इसी मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में गए हैं, है ना। और ये जो मिशन है ये देखिए इसरो, नासा और स्पेसएक्स, इन तीनों का संयुक्त मिशन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है असम। असम में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और आपको पता हो कि असम में है कौन सा मंदिर? माँ कामाख्या माता मंदिर, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माता के शक्ति पीठों में से एक है। और वहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है, अंबुबाची मेला, है ना। कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओटावा संधि को छोड़ने की घोषणा किस देश ने की है? किस देश ने की है? और ये की है फिनलैंड ने। फिनलैंड फाइनली वो देश बन गया है जिसने ओटावा संधि को छोड़ने की घोषणा कर दी है। और ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, उसके लिए पहले आपको एक बिल पारित करना होगा। बिल पास हो जाता है, उसके बाद आप इस संधि को छोड़ सकते हो। हालांकि फिनलैंड के पहले 5 अन्य ऐसे और यूरोपीय देश हैं, मतलब ये 5वां देश है, 4 और ऐसे यूरोपीय देश हैं जो कि इस संधि को छोड़ चुके हैं। कौन सी? ओटावा संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड में आयोजित एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कितने जीते हैं? भारत ने जीते हैं कुल 27 पदक, है ना। ये देखिए भारत ने, और ये जो आयोजन है ये 17 से 22 जून तक थाईलैंड में किया गया, है ना। कहाँ पे किया गया? थाईलैंड में किया गया। तो ये जो आयोजन स्थल है ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप, ठीक। तो भारत ने कुल 27 मेडल इसमें जीते हैं। 4 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की क्या रैंक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम जुड़ गया है ना। आप कितनी भी परीक्षा देख लें, सबके सिलेबस में SDG ये शब्द हमेशा रहता है ना, SDG, ठीक। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या रैंक है भैया? रैंक है 99th, है ना। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 100 में भारत का नाम भी शामिल हुआ है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2025 में ये जारी की गई है। और इशू किसने किया है? तो ये किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया गया है, जिसमें भारत की 99वीं रैंक लगी है। और कुल कितने देशों में ये सूची जारी की जाती है? तो ये 193 देशों में कंपैरिजन किया जाता है ना। अब देखिए निम्नलिखित राज्यों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें उन्होंने भारत में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की हो। कुछ दिनों पहले आपने सुना कि भैया मिजोरम वो राज्य था जिसने ये घोषणा की कि वो पूर्णतः साक्षरता वाला जिला, कौन सा भैया? पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला पहला राज्य बन चुका है। उसके कुछ दिनों बाद गोवा ने घोषणा की और उसके बाद त्रिपुरा ने, है ना। तो यही इसका क्रम है। सबसे पहले कौन आएगा? मिजोरम, फिर आएगा गोवा और फिर आएगा त्रिपुरा, है ना। ये देखिए। और इस सूची में कौन शामिल होता है? जिसने 95% से ज़्यादा साक्षरता हासिल कर ली हो, है ना, 95% से ज़्यादा, तो वो इस सूची में शामिल हो जाता है, जिसमें ये 3 राज्य भी शामिल हो चुके हैं। और आपको क्रम भी याद करना है, क्योंकि आजकल वो समय गया जब सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल चीज़ों को थोड़ा घुमा कर, ट्रिकी बना कर किया जाता है। चीज़ें वैसी ही होती है, बस उसको घुमा दिया जाता है ना। तो हमें भी तैयार रहना है। तो आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है, मिजोरम, गोवा और फिर त्रिपुरा। चलिए कब घोषणा की थी पहली बार? 23 जून 2025 को त्रिपुरा ने ये घोषणा की थी कि भैया वो इस सूची में शामिल हो गया है ना, मतलब फुल्ली फंक्शनल लिटरेट स्टेट बन चुका है ना। उसके पहले सबसे पहले मिजोरम में और फिर गोवा ने। चलिए अगला प्रश्न है, जून में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई और रथ यात्रा उत्सव किसे समर्पित है? जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में आप सब ने सुना होगा और अभी इन दिनों हम बहुत ज़्यादा ये रथ यात्रा की तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बताना है कि किस भगवान को ये समर्पित है। और ये ऐसा प्रश्न है जो सबको पता है ना। कौन है? जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा, ठीक, ये तीनों। ये देखिए तस्वीर भी देख सकते हैं।
कहाँ पे है ये? जगन्नाथ रथ यात्रा जो होती है उड़ीसा में होती है, 4 धामों में से एक है हमारा, है ना। ठीक है, अगला है पेरिस डायमंड लीग 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। और ये जो है इनका भाला फेंक, कितनी दूरी पर इन्होंने फेंका है? इसमें 88.16 मीटर की दूरी पर इन्होंने फेंक कर ये गोल्ड स्वर्ण पदक जीता है। चलिए, अगला है 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम है? क्या नाम है? तो शुभंकर का नाम है विराज। नाम आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये जो इवेंट है 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इस बार भारत में आयोजित की जा रही है ना। और कब? सितंबर माह में इसको आयोजित किया जाएगा। जब ये होगी तो उसके बाद आपको मेडल सूची वगैरह सब कुछ याद करना होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि इसका आयोजन स्थल क्या है? भारत है। शुभंकर क्या है? तो विराज, है ना। ठीक, तो हमने देख लिया कहाँ पे आयोजित की जा रही है, भारत में। और दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ये देखिए शुभंकर है, विराज, कितना प्यारा है ना। ठीक, और ऐसा एशिया में चौथी बार आयोजित की जा रही है ना। ठीक, अगला है भारत की पहली योग नीति किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? पहली, है ना, ये याद रखिएगा, पहली की बात हो रही है। और ये जारी की गई है उत्तराखंड के द्वारा, है ना। किसके द्वारा शुरू की गई? उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई। 21 जून को योग दिवस मनाते हैं हम, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ ऐसी डेज हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन भी हैं, लेकिन आती हैं, फिर भी आती हैं। जैसे हमने देखा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को जो है आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पर्यावरण से संबंधित जो तारीखें होती है तो वो तो विशेष कर आप याद किया कीजिए, है ना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? और किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को, हर वर्ष, है ना। इस साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया। और जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की याद में ये मनाया जाता है ना। इस उद्देश्य से ये मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार अगर हम देखें तो 1894 में 23 जून 1894 को ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है, ओलंपिक खेलों के लिए। और उसी को याद करने के लिए हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? जेंडर गैप रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और क्या है रैंक? 131वीं है भारत की। हाँ पता है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक, और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी की गई है। कुल देखिए 148 देशों में ये सूची जारी की गई है, 148, जिसमें से भारत का 131वां स्थान है ना, 131वां। इससे पहले अगर हम 2024 की बात करें तो 129वां स्थान था भारत का। अगला है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? और इसका सही जवाब है मैग्नस कार्लसन, है ना। शतरंज के सबसे बड़े धुरंधर मैग्नस कार्लसन, है ना। लेकिन कुछ दिनों पहले आपने एक बहुत वायरल एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमारे भारत के जो चेस खिलाड़ी हैं डी गुकेश, उन्होंने कुछ ही मिनट में जो मैग्नस कार्लसन है उनको हरा दिया था। हालांकि वो जो ये नॉर्वे चेस टूर्नामेंट है इस इवेंट का एक इवेंट था, इस पूरी सीरीज़ का एक इवेंट था, और उसमें उन्होंने इन्हें हरा दिया था। पूरी सीरीज़ का जब नंबर कैलकुलेट हुए तो अंतिम रूप से यही विजेता थे। लेकिन फिर भी ये चीज़ बताती है कि भारत की जो प्रतिभा है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है ना। तो ये है मैग्नस कार्लसन, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में ये विजेता रहे। अगला है फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? और किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ठीक, एक समय था जब नोवाक जोकोविच जो हैं उनका हमेशा परचम छाया रहता था, लेकिन अभी कुछ समय से जो है वो कार्लोस अल्कराज जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं।
ठीक। तो फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता ये रहे हैं। अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें तो देखिए ये सीक्वेंस इस तरीके से होता है कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है और फिर यूएस ओपन होता है। तो वो सीक्वेंस भी आप हमेशा याद रखिए ना, एक साल में कुछ 3-3 4-4 महीने के गैप में इसको बांट दिया जाता है। तो ये है कार्लोस अल्कराज। हाल ही में मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है भैया? कैटरीना कैफ को किया गया है ना, नाम याद रखा कीजिए। देखिए अभी अब हमने देखा कुछ दिनों पहले जो है मालदीव और भारत के बीच में काफ़ी बड़ी तकरार आ गई थी, बायकॉट मालदीव, इस तरीके से भारतीयों ने काफ़ी ज़्यादा मालदीव को बायकॉट किया था और जाना वहाँ पे छोड़ दिया था। उसके बाद मालदीव ने अपनी जो नई पर्यटन नीति के तहत उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी भारतीय को ही ब्रांड एम्बेसडर बना लिया जाए, है ना। तो उन्होंने किसे बना लिया है? कैटरीना कैफ को, ताकि वो प्रमोट कर सकें फिर से अपने पर्यटन को और भारतीयों को फिर से अट्रैक्ट कर सकें, है ना। अगला है जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ना, इकोनॉमी वाले सेक्शन के लिए तो भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। हमारी जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या चुना गया है? तो ये चुना गया है 2022-23, है ना। क्या होगा? 2022-23। इससे पहले जो था बहुत ही लंबे समय से हमने देखा कि भैया 11-12 चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से 11-12 ही था। 2020 में हमने सोचा था कि बदलेगा, 16-17 से कयास लगाए जा रहे थे कि अब बदलेगा और अब फाइनली 2022-23 हो गया, है ना। इसके पहले क्या था? तो 2004-5 था और अब 11-12 हो चुका है, ठीक। अगला है हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया? कौन सा शहर बन गया है? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु, है ना। बेंगलुरु जो है अब भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। पहले कौन था? तो पहले जो था महाराष्ट्र था, है ना, शायद मुंबई था पहले, है ना। तेंदुआ राजधानी जो था मुंबई था, क्योंकि वहाँ पे 50 से ज़्यादा तेंदुए थे और अभी यहाँ पे 80 से ज़्यादा जो है कैलकुलेट किए गए, इसलिए अब बेंगलुरु बन चुका है, ठीक। अगला है अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच में एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? अभ्यास शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। इस तरीके के जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे शक्ति हो गया, गरुड़ हो गया, मैत्री हो गया। तो ये दो देशों के बीच में हमेशा ज़्यादातर नाम सेम ही होता है। बस एक बार आप लिस्ट याद कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि किस किस देश के बीच में होता है ना। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं अभ्यास शक्ति, और शक्ति किसके बीच में हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है ना, ठीक। अगला है हाल ही में विजय रूपाणी का एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटना में निधन हो गया और वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? विजय रूपाणी की बात हो रही है। देखिए आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, बहुत ही दुखद घटना थी और बहुत ही भयावह थी, है ना। तो उसमें जो विजय रूपाणी जी थे उनका भी इसी दुर्घटना में निधन हो गया और वो जो थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। ब्रिक्स की बात हो रही है, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की, और 2026 की बैठक की बात की जा रही है ना। और कहाँ पे किया जाएगा? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत में किया जाएगा, है ना। देखिए इस वर्ष 2025 में ये जो बैठक हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी, है ना, ब्राज़ील में हुई थी। और यहाँ पे कौन गए थे भैया? हमारे स्पीकर जो हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गए थे। और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अब 2026 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, है ना। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो किसके द्वारा जीती गई है? तो साउथ अफ्रीका, है ना, इस बार जीती है साउथ अफ्रीका ने। किसे हराकर जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है। चलिए अगला है पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मस्केरियस 3 से सम्मानित किया गया है ना। ये सम्मान है और ये जो सम्मान है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये आपको बताना है। ये 4 देश है ना, और ये जो सम्मान है ये है साइप्रस का, ठीक। तो ये नाम आपको याद रखना है, साइप्रस का है। जब ये साइप्रस की यात्रा पे गए थे तो उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला है ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु, ठीक।
ऑपरेशन सिंधु। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि भारत पाकिस्तान, भारत ईरान काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ईरान की बात हो रही है। ईरान से अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, है ना। ईरान में अभी जब युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तो उस समय पे बनी हुई है देखा जाए तो भारत के जो कम से कम 4000 नागरिक जो हैं वो ईरान में थे, है ना, और उन्हीं को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ठीक, ज़्यादातर जो थे वो जम्मू कश्मीर के थे, है ना, ज़्यादातर भारतीय। अगला है भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब की जाएगी। बहुत लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि भारत की जनगणना कब से शुरू होगी, और वो शुभ मुहूर्त जो निकला है वो निकला है 1 अक्टूबर 2026 को, है ना। 1 अक्टूबर 2026 को जनगणना की शुरुआत होगी पहले चरण की। कायदे से तो हमारी जो जनगणना है वो 2020 में ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो खिंचते खिंचते जो समय है वो अब 2026 तक आ गया और फाइनली अब होने वाली है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है और बताया है कि 16वां, अब देखिए कौन सी जनगणना है, 16वीं है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको फिर से जल्दी जल्दी आप सिलेक्ट हो जाइए, वरना फिर से सारे नए आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, जनगणना के। अगला है किस राज्य ने 2025 में 25 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। किस राज्य ने किया है जल विद्युत का दशक घोषित, तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, है ना, अरुणाचल प्रदेश। क्यों किया है ऐसा, अपनी जो जल विद्युत की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए जल विद्युत दशक घोषित किया है ना। ठीक, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो 2026 को किस रूप में घोषित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में, है ना। ये आप याद रखिएगा। क्यों महिला किसान वर्ष, क्योंकि एक महिला कृषक के सामने क्या चुनौतियां हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, है ना। 2-3 अलग अलग एंगल हैं और इसी उद्देश्य से ये वर्ष घोषित किया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई ताकि उनकी समस्याओं के बारे में भी दुनिया को बताया जा सके और उनको योगदान भी दिया जा सके। चलिए अगला है, भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की है। पहला राज्य, है ना, तो पहला राज्य कौन बन गया भैया, बिहार बन गया है। बिहार ने ई वोटिंग की शुरुआत कर दी है ना। ऐसा नहीं है कि पर सब जाके देंगे, हर कोई ई वोटिंग नहीं, ऐसा है कि जो व्यक्ति जा नहीं सकते, असमर्थ हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, दिव्यांग हैं, उनके लिए ये सुविधा शुरू की गई। लेकिन अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पहल है ना। तो किसने किया है, बिहार ने किया। ठीक, और जो ऐप है वो है ई वोटिंग SEC बिहार। ठीक, तो ये इस तरीके से ऐप लॉन्च किया है इन्होंने और सीडैक ने इसको बनाया। ठीक, चलिए अगला है, 31 मई 2025 को लोक माता अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक, क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर की बात हो रही है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर अपने आप में वो व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है ना। और इनकी कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये 300वीं जयंती इनकी मनाई गई। और इसी जयंती के उपलक्ष्य में इंदौर में मेट्रो का शुभारंभ किया गया। याद है कि केंद्र सरकार ने 300 का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। एक ऐसा सिक्का जो मार्केट में हमारे पास तो नहीं आएगा, लेकिन इन्हें सम्मानित करने के लिए जारी किया गया, है ना। तो क्या तारीख थी, 31 मई 2025 को, है ना, इनका जयंती थी। ये है लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर। अगला है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है, कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है दीव, है ना। तो ये वो जिला है, ये वो जिला है, ठीक, ये वो जिला है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित बन गया है। आप देखेंगे यहाँ पे कि सोलर एनर्जी से ये अपनी सारी आवश्यकताएं जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, वो सारी सोलर एनर्जी से पूरी करता है ना। चलिए अब अगला है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किसकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है। पहला प्रश्न तो यही उठता है कि भाई राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जून को, है ना। प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। और
किसके जन्म तिथि पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पीसी महालनोबिस की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। कहाँ सुना है ये नाम आपने? ये नाम आपने तब सुना है जब आप पंचवर्षीय योजनाओं को याद करते हैं, है ना। तो पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाई गई, उस सूची में जब आप पढ़ते हैं तो पीसी महालनोबिस एक नाम आपको 2 से 3 बार देखने को मिलता है ना। तो यही है वो पीसी महालनोबिस, है ना। और इन्हीं के लिए, इन्हीं के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, ठीक। तो ये है पीसी महालनोबिस। 29 जून को हम हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाते हैं, ठीक। चलिए, इसी के साथ आज का हमारा जून माह का पूरा जो करंट अफेयर का जो सेक्शन था वो ख़त्म होता है। इसमें हमने उन सबसे चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया था जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो और आप बहुत ही कम समय में इसको रिवाइज़ कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा, आपकी परीक्षा के लिए भी। और अगर आपको लगता है कि आपको फिर से रिवाइज़ करने की ज़रूरत है तो आप इसे सेव कर सकते हैं, ताकि आप बहुत ही 2x की स्पीड में आप इसको फिर से एक बार देख सकें, ताकि आप फिर से इसको रिवाइज कर सकें। साथ ही साथ जो लेटेस्ट डेली के करंट अफेयर होते हैं उसके लिए तुरंत आपको पहुंचाने के लिए हम शॉर्ट्स के माध्यम से तुरंत आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप डेली अपडेटेड रहें, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और इम्पॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।